Good morning, students. You are welcome in this video, and you know that we are discussing about the topic clause. Okay, तो clause की हम बात कर रहे हैं, clause टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम क्लास 9th 10th और 11th की बात कर रहे हैं। ये तीनों ही क्लासों में ये टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक आपका इंग्लिश है, ठीक है, सॉरी सब्जेक्ट इंग्लिश और टॉपिक आपका क्लॉज है। क्लॉज टॉपिक की हम बात करेंगे, क्लॉज टॉपिक को देखते हैं। ओके, तो जानते हैं इसमें आज हम जो बात करने वाले हैं, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कंडीशनल क्लॉज, यू नो, एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट दैट कि द कंडीशनल क्लॉज इज द पार्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सबऑर्डिनेट क्लॉज is divided into many clauses. These are adverb clause, adjective clause, noun clause और verb clause। और इसके अलावा हम बात करें जैसे कि कंडीशनल क्लॉज जो है वो एडवर्ब क्लॉज का भाग होता है। जैसे एक बार मैं दोबारा से आपको एक बार फॉर्मेट बता देता हूँ। जैसे कि हमने बात की क्लॉज, ठीक है, क्लॉज की हमने बात की, क्लॉज को फिर हमने डिवाइड किया मेन क्लॉज और सब क्लॉज में। मैन क्लॉज और सब क्लॉज के अंदर मैंने डिवाइड कर दिया मैन क्लॉज, और दूसरा मैंने इसको किया था सब क्लॉज। ओके, इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड किया मैन क्लॉज सब क्लॉज। सब क्लॉज के अंदर हमने बात की थी एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, और एडजेक्टिव क्लॉज के बाद आपको बताया था एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज के बाद आपको बताया था नाउन क्लॉज, और नाउन क्लॉज के बाद हमने बताया था आपको वर्ब क्लॉज। इस तरीके से हमने बात की थी। मैंने कहा आपके लिए तीन इंपॉर्टेंट है, आप एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आपको मैंने मैन क्लॉज सब क्लॉज बता दिया, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज और वर्ब क्लॉज के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, वर्ब क्लॉज। अब हमने एडजेक्टिव क्लॉज को बता दिया था, इसका दूसरा नाम क्या है, रिलेटिव क्लॉज। इसमें हम रिलेटिव क्लॉज के बारे में जानते हैं, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज अब हमारा चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कंडीशनल क्लॉज की। कंडीशनल क्लॉज जो एडवर्ब क्लॉज का भाग है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल क्लॉज, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसका सेकंड अगर बात करें, इसके अलावा कह सकते हैं रीजन, यानी कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन की बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज ऑफ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ, तो रीजन हो गया। रीजन के अलावा हम बात करें तो इसके अलावा आता है कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। जैसे मैंने जो प्रीवियस वीडियो है, प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर मिलेगा, प्रीवियस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। तो उसको एक बार ध्यान से देख लेना, प्रीवियस वीडियो में आपको सारा समझ में आ जाएगा मैंने कौन कौन से टाइप आपको बता दिए पहले भी, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन का हो गया। इसके अलावा एडवर्ब क्लॉज ऑफ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ, ठीक है। कंपैरिजन तो हम बात करेंगे, कंडीशनल क्लॉज की बात करेंगे, ठीक है। इन सभी क्लॉज की हम बात करेंगे। लेकिन अब ध्यान देना, जैसे कि हम एडवर्ब क्लॉज के जो टाइप्स बता रहे हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आएगा, ठीक है। इसके अलावा ध्यान दें एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस की बात करेंगे, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, ठीक है। तो ये सारे के सारे टाइप किसके हैं, क्लॉज के, एडवर्ब क्लॉज के। इसके अलावा एडवर्ब क्लॉज ऑफ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। और सबसे पहले आज हम, जैसे कि मैंने आपको ये क्लियर करा दिया है एडवर्ब क्लॉज पर, अब हम आज से बात करेंगे। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, लेकिन इस वीडियो में जैसे कि हम देख रहे हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करना, रिलेटिव क्लॉज का यूज करना बड़ा इजी है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो एडवर्ब क्लॉज की बात करेंगे। एडवर्ब क्लॉज का इंट्रोडक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, और एडवर्ब क्लॉज के बाद हम बात करने वाले हैं एडवर्ब क्लॉज के पार्ट्स की, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ठीक है। इसलिए हम उनको वन बाय वन पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे कंडीशनल क्लॉज की।
तो कंडीशनल क्लोज के बारे में आज हम जानते हैं। फिर उसके बाद एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, कंपैरिजन, टाइप, प्लेस और कंट्रास्ट, इन सब के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और यहाँ तक कि मैंने इनमें यूज होने वाले आपको जो सबऑर्डिनेट क्लोज कंजंक्शन है उनके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, बिल्कुल डिटेल में बताया गया है किस टाइप के कौन से कंजंक्शंस जो हैं वो यूज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जानना है कि कंडीशनल क्लोज में हमें क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, किस तरीके से हमें फिल इन द ब्लैंक का करेक्ट ऑप्शन या एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन की हम बात करें तो किस तरीके से हमें चूज करना है, ठीक है। हमारे साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद राजेश जंगल के साथ। और ध्यान रखिए आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम क्लोज टॉपिक में नहीं आने वाली। हो सकता है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं हमसे पहली बार इस टॉपिक को जो है लाइव सेशन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के अंदर ही टॉपिक क्लोज का है। और क्लोज का टॉपिक जो है स्टूडेंट्स के लिए एक माइग्रेन जैसा बन जाता है, यानी कि सर दर्द जैसा बन जाता है, हेडेक हो जाता है। ये किस टाइप का है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नो प्रॉब्लम, आप हमारे साथ हमारे वीडियो में बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होने देंगे, ओके। तो अब हम बात करते हैं कंडीशनल क्लोज के बारे में, ओके। तो कंडीशनल क्लोज की हम बात करेंगे। तो कंडीशनल क्लोज में देख सकते हैं कि हमारे पास कंडीशनल क्लोज में कौन कौन सी चीजें हैं। तो ध्यान रखना, हम यहाँ पर जीरो कंडीशन पढ़ेंगे, जीरो कंडीशनल सेंटेंस, जीरो कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। जीरो कंडीशनल सेंटेंस के अलावा ध्यान रखिए, इसके अलावा हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओपन कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, ओपन कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस, इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस, इसको हम हाइपोथेटिकल कंडीशन के नाम से भी जानते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस। वैसे नाम से आपको कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, नाम से आपको घबराना नहीं है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि किस टाइप से, किस फॉर्मेट में हमें अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है, किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर जो है एक सिस्टमेटिक वे में हम उसको क्या करेंगे, ऑर्डर में रखेंगे, उसको जानेंगे कि कौन सा जो कंडीशन है, ये कंडीशन होने पर बाद वाले जो सेंटेंस में हम किस तरीके से अपने ऑप्शन को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिए, तो इमेजिनरी कंडीशन, इसके अलावा होता है इम्पॉसिबल कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस, इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस, इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस, इसको हम अनफुलफिलमेंट कंडीशन भी कहते हैं, अनफुलफिल कंडीशनल सेंटेंस, अनफुलफिलमेंट कंडीशनल सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे ओपन कंडीशनल के बारे में, उसके बाद बात करेंगे इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं अपने जीरो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस में किस टाइप के हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं और उसमें हमें किस तरीके से अपने आंसर को फिलअप करना है एक एप्रोप्रिएट वे में। तो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अपने जीरो कंडीशनल सेंटेंस की, ठीक है। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंस की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंस की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस की भाग है, कंडीशनल क्लोज की भाग है। तो इसमें हम बात करेंगे जीरो कंडीशनल सेंटेंस, जीरो कंडीशनल सेंटेंस की हम बात करेंगे कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस में किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, ध्यान रखें मेन क्लोज और सब क्लोज, ये हमारे पास दो क्लोज है। किसी भी सेंटेंस में मेन क्लोज पहले आ सकता है और सबऑर्डिनेट क्लोज बाद में आ सकता है, और अगर हम चाहें तो सबऑर्डिनेट क्लोज को पहले और मेन क्लोज को बाद में भी नोट कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है।
लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो आप यूज करोगे उससे जुड़ा हुआ क्लोज हमेशा सबऑर्डिनेट क्लोज माना जाएगा। कौन सा क्लोज? सपोज करो कोई कंजंक्शन जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और वो स्टार्टिंग में आ जाता है सेंटेंस के, तो ऐसी स्थिति में सबऑर्डिनेट क्लोज आपको फर्स्ट में मिलेगा। इसके बाद हम बात करें, अगर आपको कोई भी कंजंक्शन सेंटेंस के मिड में मिले और उस कंजंक्शन के बाद आने वाला जो क्लोज होगा वो वहां पर यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज का काम करेगा। तो ध्यान रखिए इस बात का कि सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो सबऑर्डिनेट क्लोज से पहले लगता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। मेन क्लोज के बारे में मैंने आपको क्या बताया? मेन क्लोज जो होता है उससे पहले या तो कंजंक्शन नहीं मिलेगा, और अगर कंजंक्शन मिल भी गया तो ऐसी स्थिति में वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। हमारे प्रीवियस वीडियो में इस बारे में जानने के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, बात ध्यान रखिए। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बात करें तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ नोट कर रहा हूं कि सपोज करो मैंने यहाँ पर नोट किया प्रेजेंट का सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट का सिंपल नोट कर दिया। लगभग जीरो कंडीशनल सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं। जीरो कंडीशनल सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं। इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। प्रेजेंट सिंपल और प्लस में हम बात करें प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल दोनों ही जो क्लोज है वो किसमें आएंगे? प्रेजेंट सिंपल में। ये बात ध्यान रखिए, यहां मैं बात कर रहा हूं कंजंक्शन की। कंजंक्शन प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। यहां पर कंजंक्शन आपको पता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आएगा, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। यहां पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज होगा। अब ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से यूज होंगे वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो कंडीशनल सेंटेंस थे उनमें आने वाले यूज होने वाले कंजंक्शन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से कंजंक्शन वहां यूज होते हैं। ठीक है, तो यहां बात ध्यान रखिए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। ध्यान रखना ये एक ही यूनिट मानी जाएगी। ये वाला जो क्लोज है वो कौन सा क्लोज है और ये वाला क्लोज जो है ये कौन सा क्लोज है, इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, जानना पड़ेगा। ठीक है, जानना पड़ेगा आपको। तो ये यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। कौन सा है? सबऑर्डिनेट क्लोज है, बात ध्यान रखिए। और यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल जो है मेन क्लोज है। मैंने आपको बताया था जिस क्लोज से पहले क्या मिले? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मिले। जिस क्लोज से पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मिले वो क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज होगा। और यहाँ पर मेन क्लोज से पहले कोई कंजंक्शन यूज नहीं हुआ। ठीक है, अगर मेन क्लोज से पहले कोई कंजंक्शन आ भी जाता है तो वो हमेशा कंपाउंड सेंटेंस के अंदर यूज होगा। किसके अंदर? किसके अंदर होगा? कंपाउंड सेंटेंस के अंदर होगा। ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि चलो सर आपने सबऑर्डिनेट क्लोज का यूज तो पहले कर दिया और मेन क्लोज का यूज बाद में कर दिया। आप पहले ये जानिए कि मैंने सबऑर्डिनेट क्लोज पहले रखा, मेन क्लोज बाद में रखा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहे तो मेन क्लोज को यहां ला सकते हैं और सबऑर्डिनेट क्लोज को पीछे ला जा सकते हैं। इसमें स्थितियां समान रहेंगी, बदलेगी नहीं। कोई भी चेंजेस आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेगा। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक आगे एक पीछे खड़ा है, तो एक पीछे वाला व्यक्ति आगे चला गया और आगे वाला व्यक्ति पीछे आ गया। इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं है। ये बात ध्यान रखिए, रूल में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। दोनों के अंदर प्रेजेंट सिंपल ही यूज होंगे, दोनों के अंदर प्रेजेंट सिंपल का ही यूज होगा। ठीक है, अब बात करें प्रेजेंट सिंपल में, तो आप सभी को पता है कि प्रेजेंट सिंपल में हम अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस का यूज करते हैं। और यहाँ पर अगर ये सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव हुआ तो इस कंडीशन में आपको पता है कि डू डज और प्लस फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ दोनों में ही सेम टेंस है और दोनों में ही सेम टेंस। इसका मतलब यहाँ पर आप इजीली इस बात को जान सकते हैं कि किस तरीके के सेंटेंस यूज होने वाले हैं।
अब मैं बाई एग्जाम्पल आपको बता देता हूं कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस किस तरीके के दिखाई देते हैं, किस तरीके के इनके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि इफ यू स्टैंड इन द रेन, इफ यू स्टैंड इन द रेन, इफ यू स्टैंड इन द रेन, देख सकते हैं यहां पर, इफ यू स्टैंड इन द रेन, यू स्पेस वेट, वेट का मतलब गीला। ठीक है, यहां पर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, यहां पर मैं आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूं, उन ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए। जैसे मैंने कहा गेटिंग, बी ऑप्शन मैंने आपको दिया गेट, सी ऑप्शन मैंने आपको दिया गोट, और डी ऑप्शन मैंने दिया आपको गेट्स। आपके पास यहाँ ऑप्शंस है, ऑप्शंस के बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि सीबीएसई की तरफ तो एक गाइडलाइन आ चुकी है। सीबीएसई ने इस बात के बारे में डिक्लेयर कर दिया है कि जो हमारे एनुअल एग्जाम होते थे, अब वो एनुअल एग्जाम जो है 2 टीयर में होंगे, 2 से उसमें वो कर दिए, यानी कि उसका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 50-50 सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके 2 टीयर बना दिए, 2 पारियां बना दी। ठीक है, तो 2 टर्म हो जाएंगे पेपर के। इसमें एक फर्स्ट टर्म जो है नवंबर दिसंबर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, और जैसे कि मार्च और अप्रैल में सेकेंड टर्म होने के बारे में बता रहे हैं, और 31 जुलाई से पहले जो है आपका 50-50 सिलेबस जो है वो डिवाइड होकर आ जाएगा हमारे पास, और क्लासीफाई कर देगा जैसे कि बोर्ड की एक ब्लूप्रिंट जो जारी होती है उसके अकॉर्डिंग। और दूसरी बात करें कि जो आपका फर्स्ट टर्म का पेपर होगा उसमें एमसीक्यूज के क्वेश्चन आएंगे, वहां एमसीक्यूज के क्वेश्चन आने वाले हैं। एमसीक्यूज का मतलब आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं, और ऑप्शन के बेस पर ही आपसे वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए तैयार रहना। आप बिल्कुल ध्यान रखें, आप बिल्कुल हमारे साथ वीडियो पर जुड़े रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी टाइप की। अगर मैं यहाँ पर आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि किसी भी टाइप का कॉन्सेप्ट आपका अनक्लियर नहीं रहेगा, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे साथ सिर्फ वीडियो पर लगातार बने रहिए, आप वीडियो देखते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं गेटिंग, गेट, गॉट और गेट्स, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर कंडीशन देखनी है, कंडीशन देखनी है, ध्यान रखिए कंडीशन क्या है, और कंडीशन देखने के बाद आपको रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, रिजल्ट अपने आप आपको मिल जाएगा। यहां पर देख सकते हैं इफ यू स्टैंड इन द रेन, ये क्या है, कंडीशन है, ये क्या है, कंडीशन, और कंडीशन के बाद ये वाला जो सेंटेंस है वो रिजल्ट है, वो क्या है, रिजल्ट। ध्यान रखना, इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, वो कंडीशन रखता है, और जो मेन क्लोज होगा वो यहाँ पर रिजल्ट देता है। क्या देता है, कंक्लूजन देता है, रिजल्ट देता है। आपको ध्यान से देखना है, एक भी प्रॉब्लम नहीं है, एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान से हमारे साथ जुड़े रहिए। तो यहाँ पर ये वाला जो सेंटेंस जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, ये ध्यान रखिए कंडीशन होगी, इसमें क्या होगी, कंडीशन। और यहाँ पर जो हमारे पास मेन क्लोज होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास उस कंडीशन का रिजल्ट होगा। अब आप ये बताइए, हमारे पास कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी कंडीशन रखने पर काम हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि हम कह सकते हैं एक ही डायरेक्शन में उसका रिजल्ट निकलता है। भाई अब सीधी सी बात है कि बारिश में भीगने का मतलब गीला होना है। कोई व्यक्ति ऐसा है कि बारिश में गया और बारिश में जाने के बाद भीगे ही नहीं, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं किसकी, नोट करके यहाँ पे लिख लेना, कोई भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, ये मैंने आपको टेंस में भी नोट कराए थे, कोई भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही यूज होते हैं, इसमें होते हैं प्रेजेंट सिंपल में। और ध्यान रखना, कोई भी मैथमेटिकल फैक्ट्स है तो ध्यान रखना उनका भी यूज किसमें होता है, प्रेजेंट सिंपल में होता है। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है, ये भी मैंने आपसे बात कर ली है। ठीक है, ध्यान रखें।
ये बात आप ध्यान रखें। कोई भी साइंटिफिक या मैथमेटिकल फैक्ट्स या कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट हम ले सकते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट्स, यहाँ ध्यान रखें इस टाइप के सारे जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल में यूज होते हैं। बताइए आएगी कोई प्रॉब्लम? आएगी किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम? किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आने वाली, हम वादा कर सकते हैं। ठीक है, आपसे हम प्रॉमिस करते हैं इस बात का, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भले आप चाहे आरपीएससी का एग्जाम देते हैं, यहाँ तक कि आपके ये रूल काम आने वाले हैं। शुरुआत हो चुकी है, अगर शुरुआत मजबूत हो, अगर हौसले मजबूत हो तो निश्चित रूप से हम अपना क्या कर देंगे, अपना सक्सेस लेकर रहेंगे, अपना सक्सेस लेकर रहेंगे। बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। चलो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। कंडीशन कैसी है? बारिश में खड़े होने का मतलब भीगना है, रिजल्ट हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव होगा, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल ही होगा। दूसरा, और प्रेजेंट सिंपल का मतलब देख सकते हैं, सब्जेक्ट देखिए, पहले धोखा मत खाइए, सब्जेक्ट देखिए। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर यू। आपको पता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट और सिंगुलर नेम है, तो एस का यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, इसमें अफर्मेटिव में। अगर वो सेंटेंस के अंदर उसमें सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल का मतलब क्या हुआ? एस का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना, नहीं करेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे। तो गोट सेकंड फॉर्म में कोई काम नहीं, प्रेजेंट सिंपल चाहिए। गेट, हाँ ये चांस है, इसका मतलब ऑप्शन ही है, गेटिंग का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब आपको बिल्कुल ही करेक्ट समझ में आया होगा इस सेंटेंस के बारे में। चलो एक सेंटेंस से और हम बात करते हैं, एक सेंटेंस की और बात कर लेते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस की और बात कर लेते हैं, एक सेंटेंस की और हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं एक सेंटेंस की और, ठीक है, ठीक है। तो एक सेंटेंस की और बात करते हैं। तो ये आप एक बार नोट कर लेना, इसको भी, सारा स्ट्रक्चर को भी आप नोट कर लेना सही तरीके से, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, ठीक है। हाँ, अब इसी की टाइप का हम दूसरा ले लेते हैं, मैं साइंटिफिक फैक्ट्स में ले लेता हूं। इफ यू हीट द आइस, ध्यान रखना यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल है। देखो यहाँ आपको मैन क्लोज देकर सब क्लोज भी पूछ सकता है, सब क्लोज देकर मैन क्लोज पूछ सकता है। तो यहाँ इफ यू हीट द आइस इट मेल्ट्स, देख सकते हैं आप, मैंने सीधा सीधा आपको नोट करा दिया। अगर आप इसको आइस को हीट करते हो तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या हो जाएगी, ये पिघल जाएगी। यहाँ पर देखो साइंटिफिक फैक्ट्स है, तो यहाँ पर ये क्या था? कंडीशन था, ये कंडीशन है, ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। कंडीशन या रिजल्ट, ध्यान रखना। कंडीशन में कौन सा? ये सबऑर्डिनेट क्लोज है और ये मेन क्लोज है। यहाँ पर कंडीशन और रिजल्ट, तो यहाँ पर कंडीशन कैसी थी? प्रेजेंट सिंपल में। लेकिन प्रेजेंट सिंपल का होने का मतलब ये नहीं कि रिजल्ट भी प्रेजेंट सिंपल में निकले, साइंटिफिक फैक्ट है, इसका मतलब रिजल्ट एक ही दिशा में है, एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल का यूज हमने कर दिया, इसलिए यहाँ पर मेड्स का यूज हुआ, दोनों में ही प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको ये है जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में आपको क्लियर बता दिया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं ओपन कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, ओपन कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं ओपन कंडीशनल सेंटेंस के। हाँ, तो ध्यान रखना, ओपन कंडीशनल सेंटेंस, ओपन कंडीशनल सेंटेंस, ओपन कंडीशनल सेंटेंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, ओपन कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ओपन कंडीशनल सेंटेंस में स्ट्रक्चर कैसा होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम इफ की बात कर सकते हैं या कोई भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पूरा नाम आप जानते ही हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल, यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल मैंने नोट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने रखा, यहाँ पर मैंने रखा फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल। वैसे फ्यूचर सिंपल में तो दोनों ही आते हैं, शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म का भी यूज करते हैं ना, ये बात ध्यान रखिए।
तो यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ये देखिए प्रेजेंट सिंपल, और यहाँ पर क्या है फ्यूचर का सिंपल है कि नहीं है? हाँ है। ये आपका ध्यान रखना, इसमें ये वाला जो है आपका सब क्लोज, ये कौन सा सब क्लोज, और ये आपका क्या मिला मेन क्लोज। ठीक है, इसका मतलब सब क्लोज में क्या मिलेगा कंडीशन, और मेन क्लोज में क्या मिलेगा आपको रिजल्ट या कंक्लूजन, रिजल्ट या कंक्लूजन मिलेगा, रिजल्ट या कंक्लूजन मिलेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, क्लियर है ये बात? हाँ, तो यहाँ पर आपको सबऑर्डिनेट क्लोज में कंडीशन मिलेगी, मेन क्लोज में रिजल्ट मिलेगा। लेकिन सर अभी तो आपने बताया था प्रेजेंट सिंपल के बाद फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट सिंपल यूज होगा। भाई यहाँ पर ये ओपन कंडीशनल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, जीरो कंडीशनल की नहीं। जीरो कंडीशनल में साइंटिफिक जो फैक्ट होते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में उनका रिजल्ट आने वाला होता है, एक ही डायरेक्शन में उनका रिजल्ट आने वाला होता है, जिसमें फिक्स होता है, जिसमें कंडीशन ये होगी तो फिक्स होगा, रिजल्ट ये होगा। ठीक है, और जिसमें रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं है कि रिजल्ट यहाँ नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इस बारे में आप ध्यान रखें। जिसमें आपको निश्चित रूप से इस बारे में नहीं पता हो, आप अनसर्टेन हो कि रिजल्ट क्या होने वाला है, वहां पर हम ओपन कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। तो किस टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं इसके बारे में हम बात आपसे करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल्स के बारे में हम देख सकते हैं, यहां पे नोट कर लेना, ए पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर, ए पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर। ठीक है, यानी कि हम ऐसी आशा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। नोट कर लेना, बनी करो चमक करो, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, आपको तो सिर्फ इसको जानना है। देख सकते हैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ किस टाइप की। जैसे मैंने कहा इफ यू स्टडी, ठीक है, वेरी वेल, इफ यू स्टडी वेरी वेल यू विल पास with good marks, ठीक है, with good marks। यहाँ देख सकते हैं फ्यूचर सिंपल का मतलब तो आपको पता ही है, प्रेजेंट सिंपल का मतलब आपको पता है, फिर भी अगर आपको लिखना है तो लिख लो। प्रेजेंट सिंपल का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऐसे है, इसका हम यूज करने वाले हैं। और यहाँ फ्यूचर सिंपल की बात है तो आप यहाँ सिर्फ किसका यूज कर दें, बस बहुत रहेगा। अगर आपने यहाँ विल का यूज कर दिया तो बस ठीक रहेगा। सेल का यूज बहुत रेयर कर दिया, विल का ही यूज किया जाता है, इसलिए विल के ऊपर ही फोकस करना। ठीक है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ कौन सा क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज। ये कौन सा क्लोज है, मेन क्लोज। यहाँ सबऑर्डिनेट क्लोज में देख सकते हैं प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ कि नहीं हुआ, प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ देख सकते हैं आप फ्यूचर सिंपल का यूज हुआ कि नहीं हुआ। भाई इसमें बहुत अच्छा पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे अंकों से पास हो जाओगे, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। यहाँ रिजल्ट दोनों ही डायरेक्शन में जा सकता है। यहाँ आपका रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है जैसा आप सोचते हो, और यहाँ आपका रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है जैसा आप नहीं सोच सकते थे। इसका मतलब क्या है, दोनों ही डायरेक्शन में यहाँ पर आपके रिजल्ट जा सकते थे, इसलिए आप इस बारे में ध्यान रखें। ठीक है, ऑप्शन अगर आपको देगा, ध्यान रखना, अगर ये दे देता है तो आपको यहाँ प्रेजेंट सिंपल फिलअप करना है, और यहाँ अगर प्रेजेंट सिंपल देता है तो यहाँ पर आपको फ्यूचर का सिंपल क्या करना है, नोट कर देना है। यही ओपन कंडीशनल सेंटेंस की शर्त है। ठीक है, हाँ, अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। इनको नोट जरूर कर लिया करो। ठीक है, नोट कर लिया करो इनको। हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट की, यानी कि हम कह सकते हैं इम्प्रोबेबल, इमेजिनरी, इम्प्रोबेबल बोल सकते हो, इमेजिनरी बोल सकते हो, इसके अलावा हाइपोथेटिकल बोल सकते हो। कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है भाई। यहाँ पर
प्रोबेबल, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल, कंडीशनल सेंटेंस के नाम से हम इसको जान सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर देखना बड़ा आसान है। अभी आपने क्या पढ़ा, यहाँ पर जैसे मैंने बात की, यहाँ पर बात की मैंने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात की। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं सर कंजंक्शन इफ क्यों लगा रहे, अरे इफ नहीं तो आप अनलेस लगा सकते हो, लेकिन अभी उसके बारे में हम बात करेंगे कि अनलेस का यूज कब होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने कर दिया पास्ट का सिंपल। पास्ट के सिंपल से आप अच्छे तरीके से जानते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, और नेगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो वहां पर हम डिड नॉट की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के बारे में याद रखना है। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म किसके बारे में, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म के बारे में आपको याद रखना है। ये हमारे पास प्रोबेबल या इमेजिनरी हाइपोथेटिकल कंडीशन के बारे में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता सकता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पास्ट सिंपल का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब से है। ठीक है, हाँ, अगर सेंटेंस कंडीशनल यानी कि इमेजिनरी हुआ जिसमें कल्पना हुई, तो कल्पना में हम वर्ब का यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे नोट करके आप लिख लेना भले, वर्ब is used with each with every subject. Verb is used with every subject. ठीक है ना, in case even if it is singular or plural, singular or plural, ठीक है ना, in the view of imaginary sentence या imaginary conditional sentence, इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस में अगर वहां पर आपको ध्यान रखना, वहां पर अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट मिले और बी की फॉर्म दे दे तो बी की फॉर्म में वर्ब का यूज होगा। अदरवाइज आपको पता है सेकंड फॉर्म तो हमें यूज करनी ही करनी है, और वर्ब भी बी की सेकंड फॉर्म के रूप में जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू मैंने कहा if he did not buy it, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पास्ट के सिंपल का यूज किया। पास्ट के सिंपल का यूज हुआ है कि नहीं हुआ, पास्ट के सिंपल का मैंने यूज किया यहाँ पर। ठीक है, पास्ट के सिंपल का यूज करने के बाद यहाँ नेक्स्ट देख सकते हैं क्या होने वाला है। तो मैंने बात की he would get lost, कि अगर उसने उसे नहीं खरीदा तो वह लॉस में जाएगा। यहाँ देख सकते हैं वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का मैंने यूज किया है। ठीक है, देख सकते हैं आप। अगर आप जैसे कई स्टूडेंट सोच रहे हैं सर इफ शुरू में लगा रहे हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ही वुड गेट लॉस if he did not buy it। यहाँ देख सकते हैं वही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही बात है। देखो सिर्फ अंतर इतना है कि शुरू में मैंने अगर लगा दिया तो बीच में मैं कोमा दे देता हूँ, अगर मैंने ये मेन क्लोज शुरू में लगा दिया तो बीच में इफ आ जाता है, तो कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। केवल इतना ही तो हुआ, बाकी वही सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने डिड प्लस बात की, हमने डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म की यानी पास्ट सिंपल की, तो यहाँ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ, हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उल्टा कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैंने वुड गेट किया, ठीक है, तो वुड प्लस फर्स्ट, इसका मतलब यहाँ पास्ट का क्या आ जाएगा, यहाँ पर पास्ट का सिंपल आ जाएगा। सिंपल सी बात है, किसी भी टाइप से आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखिए। अब इमेजिनरी को मैं बता देता हूँ, मैं इसी के अंदर इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी जैसे मैंने कहा इफ आई वर एवर,
आपको इसे पास्ट सिंपल मानकर चलना है। क्या मानकर चलना है? पास्ट का सिंपल मान के चलना है। ये इमेजिनरी है। आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई, तो देख सकते हैं वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आया कि नहीं आया? आया। ठीक है, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। क्लियर है? हाँ, तो इस बारे में ठीक है। तो ये हमारी हो गई इम्प्रोबेबल, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अनफुलफिलमेंट कंडीशन, या आप कह सकते हैं इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस, इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस। अभी मैंने इसका नाम बता ही दिया आपको। इसको अनफुलफिलमेंट कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको अनफुलफिलमेंट कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। अनफुलफिलमेंट कंडीशनल सेंटेंस के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, क्या होने वाला है पता ही है आपको, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर ध्यान रखिए पास्ट के परफेक्ट की। इसकी बात पास्ट के परफेक्ट की। पास्ट के परफेक्ट में जानते हैं ना किसका यूज होता है? पास्ट के परफेक्ट में यूज होता है हेड प्लस थर्ड फॉर्म का, हेड प्लस थर्ड फॉर्म पे यूज होता है। तो नेक्स्ट कंडीशन इसकी रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट में ध्यान रखना, वुड हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म का। किसका याद रखना है? वुड हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म का याद रखना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। यहां पर अब देखिए, यहां पर ये वाला जो आपका है ये तो क्या हो गया? ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये आपका हो गया मैन क्लॉज। ठीक है भाई, मैंने कहा आगे पीछे हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगी? इसके अंदर आपको मिलेगी कंडीशन, और यहाँ आपको मिलेगा रिजल्ट। क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, वही सेम, अब तक का प्रोसेस सेम है, केवल वर्ब का चेंज हुआ है। सेम कंडीशन में अब तक के सेंटेंस रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम जान सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा if he had not borrowed a necklace, if she had not borrowed a necklace, she would not have paid, ठीक है, 18,000 francs, ठीक है, फ्रेंड्स ऑन डेट। ठीक है, हाँ ठीक है, ये तो भरे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख सकते हैं यहाँ पर, तो हैड नॉट बोरोड मिल गया आपको। ठीक है, पता ही है, सीधा सीधा पास्ट का परफेक्ट, तो यहाँ वुड हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, आप इजी है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं, अब जैसे कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये यूज होंगे, जैसे आपने और भी लिखवाया था, ओनली इफ लिखवाया था, इवन इफ भी लिखवाया था। हाँ, सबके अंदर इफ की जगह इवन इफ आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नॉट इफ आ जाए, ओनली इफ आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अनलेस आ जाए तो थोड़ा सा मैं आपको अनलेस के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, अनलेस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अनलेस, ठीक है, अनलेस का सीधा सीधा मतलब आप समझ सकते हैं, इससे इसका
इसकी वैल्यू इसके बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। मैथमेटिक्स पढ़ते हो, मैथमेटिक्स में इस तरीके के फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। इसका मतलब ये खुद एक नेगेटिव है, ये खुद एक नेगेटिव वर्ड है। अब इफ के साथ नॉट लगा दिया तो ये भी नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? एक एग्जांपल के थ्रू मैंने कहा इफ यू डोंट रीड, इफ यू डोंट रीड यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास। ठीक है भाई, आपको मैंने इफ का यूज बताया, यहां पर प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ। देखो यहां पर नोट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? लगा हुआ है। लेकिन अगर मैंने यहाँ इफ की जगह क्या लगा दिया, अनलेस लगा दिया, तो क्या बदलाव होगा? यहाँ पर ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर क्या हो जाएगा, इफ यू रीड अनलेस यू रीड। अब ध्यान रखना, ये पहले कैसा था, नेगेटिव था, और यहाँ पर ये भी क्या है, नेगेटिव है कि नहीं है? तो अब भी ये क्या है, अब भी यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि मैंने किसका यूज किया, अनलेस का। अनलेस का यूज करने पर आपको नोट लगाने की जरूरत नहीं होती, और यहाँ पर मैंने कहा आई विल नॉट पास। ठीक है भाई, दोनों ही सेम है, ये भी नहीं, केवल इसका अंतर ये है, यह अनलेस लगाने से हम यहाँ इफ और नॉट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इफ और नॉट का यूज नहीं करेंगे, यानी कि अनलेस खुद एक नेगेटिव वर्ड है, और अनलेस का यूज करने पर हम नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने जो है कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बात की है, और कंडीशनल सेंटेंस के फॉर्मूलाज के बारे में आपको पता लग गया होगा, किस तरीके से हमें करना है, किस तरीके की चीजें हैं, और यहाँ पर किस तरीके के स्ट्रक्चर को हमें याद रखना है। यहाँ पर मैंने आपको जो 4 कंडीशन बताई है कंडीशनल सेंटेंस में, जिसमें हमने जीरो कंडीशन, इसके अलावा ओपन कंडीशन के बारे में बात की, इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल और इम्प्रोबेबल कंडीशन के बारे में बात की, और लास्ट में हमने बात की है अनफुलफिलमेंट कंडीशन, या यहाँ पर अनरियल कह सकते हैं, अनरियल कंडीशन, या फिर कह सकते हैं हम यहाँ पर इसको यानी कि इम्पॉसिबल कंडीशन। इन कंडीशन सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा। इसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आने वाले हैं। मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको पढ़ते वक्त आती है तो हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर या हमारे जो चैनल के ऊपर जो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे एडवर्ब क्लोज के एक नए टाइप के साथ, और उसमें हम आपको क्लियर बताएंगे कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो गुड बाय, सी यू।